जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आपको पिछले कई दिनों से जो है सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर और भी सब्जेक्ट का जो है क्लास लेकर जल्दी से जल्दी आप यूट्यूब पर आ जाइए। तो इसके लिए हम आपको बता रहे थे कि बहुत जल्द ही आप लोग के लिए जो है और भी सब्जेक्ट का क्लास लेकर आने वाले हैं। तो आज जो आपका क्लास होने वाला है ये केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है और आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सर हैं ये लगभग विगत 5-6 वर्षों से लगातार केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आप एक बार पढ़कर देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा नॉलेज एकदम क्लियर, बिल्कुल अच्छा से कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा और जितना आप सोचे ना होंगे कहीं उससे ज़्यादा आपको जो है बेहतर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का क्लास आप लोग का केमिस्ट्री का क्लास है। आप लोग पूरे वीडियो को आप पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। होता क्या है कि आप शुरू में कुछ देख लेते हैं और इसके बाद स्किप करके जो है उसको छोड़ देते हैं। ऐसे करने से नहीं होगा। आप एक बार पूरा का पूरा समझने का प्रयास कीजिए, एक बार पूरे वीडियो को देखिए और जब आप पूरे वीडियो को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें टोटल चीज़ें क्या दिया गया। ठीक है, 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो देखकर जज करने का प्रयास नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, आइए और अपने बारे में सर आपको फिर बताएंगे और इसके बाद आपको क्लास की शुरुआत करेंगे और फिर आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आइए सर। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार मैथ गुरु मनीष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 12th की केमिस्ट्री में जो है तो 3 पार्ट आते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और लास्ट में कुछ बायो के भी चैप्टर आ जाते हैं। इसलिए लास्ट वाले चैप्टर को बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत रख दिया गया है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले समस्या यहाँ पर ये आती है कि आपका कौन सा पार्ट कमजोर है। आप उस पार्ट का नाम बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, हम आपको वो पार्ट से ही शुरू करेंगे। आप यदि मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ने के लिए जैसी बेसिक की जानकारी होती है, सेम उसी प्रकार से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी जो है से बेसिक चीज़ की जानकारी होती है। आपको यदि वह बेसिक चीज़ मिल जाएगा तो आप धराधर केमिस्ट्री फिर आप आगे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि जो इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है, अब एकाएक जो है से आप डायरेक्ट रिएक्शन पर चले जाइएगा तो समझने में तो दिक्कत होगी ही होगी। केमिस्ट्री की बात करें तो हम अभी तुरंत बता दिए कि इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक के बाद जो है से फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद जो है फिर मान लेते ऑर्गेनिक होता है। मानना क्या है, ऑर्गेनिक ही होता है। यहां पर जो है आप अगर बात करिएगा इनऑर्गेनिक का बात करें, फिजिकल का बात करें, ऑर्गेनिक का बात करें, सबसे बड़ी बात की समस्या आपको किसमें, आप जो पार्ट को कहेंगे पहले आपको वही पार्ट पढ़ाया जाएगा। फिजिकल के बारे में कहिए, ऑर्गेनिक के बारे में या इनऑर्गेनिक के बारे में आप कमेंट के माध्यम से बताइए। एट प्रेजेंट हम आपको ऑर्गेनिक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो बात यहां पर यह आता है कि आप यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री क्या है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात जानना है। हम आपको रसायन शास्त्र की परिभाषा याद करने का प्रयास करेंगे। एट प्रेजेंट आज तो बेसिक क्लास आपको देंगे, 0 लेवल से हम आपको ऊपर तक ले चलेंगे। आप केमिस्ट्री सीखने का यहाँ पर प्रयास कीजिए और नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट वीडियो से आप अपने साथ में जो है एक कॉपी और पेन भी रखेंगे ताकि उस बात को आप पॉज करके नोट करते चलिएगा। अभी जो है हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। रसायन शास्त्र होता क्या है, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आपको यदि रसायन शास्त्र के बारे में पूछा जाए तो आप जो है यहां पर परिभाषा के तौर पर बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, हालांकि विज्ञान को ही तोड़ने पर जो है तो सब पार्ट बना है। विज्ञान को तोड़ दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बन गया, उसी में से एक पार्ट केमिस्ट्री आता है, रसायन शास्त्र आता है। इसी बात को पढ़ना है और इस बात को समझने के लिए पहले रसायन शास्त्र की परिभाषा को समझिए कि रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या है। तो बात यहां पर यह होता है कि आपको यदि रसायन शास्त्र की परिभाषा देना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक लाइन याद रखना है। वह लाइन क्या होगा, तो रस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
माइंड में सेट कीजिए। हर बात कॉपी पर नोट करने से भी नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें होती है जैसे फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में a+b के होल क्यूब a+b के होल स्क्वायर, तो बार बार आप कॉपी से तो नहीं देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से केमिस्ट्री के लिए हर चीज को हमेशा तो कॉपी से नहीं देखा जा सकता। बहुत सारे ऐसे बात हैं जिसको आपको माइंड में रखना होगा। तो इस बात को आप माइंड में रखिए कि रसायन शास्त्र किसको कहते, तो आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना चाहिए कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। ध्यान में दीजिए बात, एक लाइन पहले आप नोट कर लीजिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, इतना बात आप याद कर लीजिए, उसके बाद तो हम याद करवा ही लेंगे। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, याद रखिएगा भौतिक गुण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला नंबर में है। दूसरा नंबर में है भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण को हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज से डिनोट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज से। उसके बाद इसके रासायनिक अभिक्रिया, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है से आप यहां पर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स स्ट्रक्चर का मतलब हो गया संरचना। आप यदि इसको समझेंगे, दैट मीन्स कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उनके संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। माइंड सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए अभी का अभी। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, आप 3 गो पॉइंट याद कर लीजिए, एकदम माइंड में रख लीजिए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उनके संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यही है रसायन शास्त्र। इसमें पदार्थ के बारे में आपको पढ़ना है। अब यदि आप रसायन शास्त्र समझ गए तो एक बात और होता है कि कभी कभी ऐसे नॉर्मली नॉलेज के लिए पूछ लेता है कोई भी कि बताइए कि रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा गया है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो आप उस समय जो है लवाजे आंसर देंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन 2 प्रकार से होता है। हिंदी में अगर कीजिएगा तो लवाजे होगा, अगर इंग्लिश में करते हैं तो इसी चीज का नाम जो है लेवोजियर हो जाता है। ये सारी बात रसायन शास्त्र के अंतर्गत आ रही है। हम आपको एक बार और रसायन शास्त्र का परिभाषा रिपीट कर देते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। दिस इज द लास्ट टाइम। रसायन शास्त्र किसको कहेंगे, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उनके संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इस रसायन शास्त्र के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि इन तीनों में से आपको जिसमें अधिक समस्या होगा हम सबसे पहले उसी समस्याओं का हल करेंगे। डिपेंड करता है कि आपको समस्या किसमें है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बना देते हैं। 100% आप जो है से उस सारी समस्याओं को समाप्त कर लेंगे। अभी हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले तो केमिस्ट्री पढ़ लिए, अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब हुआ कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होगा, तो वैसे रसायन शास्त्र की वह शाखा, इस बात को भी वैसे ही याद कीजिए जैसे रसायन शास्त्र की परिभाषा याद किए थे, उसी प्रकार से कार्बनिक रसायन का परिभाषा याद करना है। क्या परिभाषा याद कीजिएगा, तो रसायन शास्त्र की वह शाखा, पहले विज्ञान की वह शाखा था, अभी क्या बन रहा है, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। एकदम इससे मतलब बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम आपको जीरो से बता रहे हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, हम फिर से रिपीट करते हैं, आप समझिए बात को, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा, पढ़ाई का मतलब 70% कवर हो जाना चाहिए आपका। अभी 30% बचता है, आप रिपीट कर लीजिए, वीडियो को रिव्यूज कर लीजिए, आपको हर बात समझ में आएगा। रसायन, कार्बनिक रसायन की बात करें, क्या कहिएगा कार्बनिक रसायन के लिए,
तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। इंग्लिश में इसी चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, कार्बनिक रसायन। अगर आपको कार्बनिक रसायन यदि समझ में आ गया हो तो फिर जो है हम कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिपेंड बात तो यहां पर यह कर रहा है कि रासायनिक ये कार्बनिक रसायन आप समझ रहे हैं कि नहीं। हम एक बार और आपको रिपीट करते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, हार्डली रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर याद कर लीजिए इस बात को कि कार्बनिक रसायन किसको कहिएगा, तो रसायन शास्त्र के वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब कार्बन क्या है तो इसके बारे में सुन लीजिए। कार्बन जो है ये एक तत्व है और तत्वों के अंतर्गत जो है ये अधातु में आते हैं, अधातु में आते हैं। आपको एक एक बात बता दी जाएगी। कार्बन किसके अंतर्गत आते हैं, अधातु के अंतर्गत आते हैं। पहला नंबर पॉइंट याद कर लीजिए, कार्बन अधातु के अंतर्गत आते हैं। और एक और बात है, जिनको पहले से पता होगा उनके लिए तो चलो सही बात है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा आप इस बात और यहां पर सीख लीजिए कि आवर्त सारणी जिसको आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उस पीरियोडिक टेबल को मोस्ले साहब ने 4 ब्लॉकों में बांटा, जिनमें से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। अगर आप बात कीजिएगा कि भैया कार्बन किस में आते हैं, तो कार्बन जो है वह आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। माइंड में सेट कर लीजिए, कार्बन आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और किसके अंतर्गत आ रहा है, अधातु है। आपसे पूछा जाएगा कार्बन धातु है अधातु है, आपको आंसर अधातु देना है। दूसरी नंबर बात आपसे पूछा जाएगा कि यह आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है पी ब्लॉक, आंसर देना है। और भी यदि बात कीजिएगा तो और चले तो ये पी ब्लॉक में आता है। आपसे एक और प्रश्न है कि कार्बन का आवर्त सारणी में लोकेशन क्या है, आप उसके लोकेशन के बारे में बताइए। लोकेशन बताने के लिए जो है आपको याद रखना होगा कि ये आवर्त सारणी के वर्ग संख्या, याद रखिए, आवर्त सारणी के वर्ग संख्या जिसको ग्रुप बोलते हैं, ये ग्रुप संख्या 14 में होता है। और अगर पता करना चाहिएगा कि जो है से किस आवर्त में आता है, तो वह आवर्त संख्या जो इसका है वो 2 है। यानी कि यहां पर आवर्त संख्या 2 आ गया और वर्ग संख्या कितना आ गया, 14 आ गया। अब यदि बात करें कि अगर आप याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए ना एक छोटा सा कोड हम आपको देते हैं, उस कोड को याद रख लीजिएगा। कार्बन का लोकेशन जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। जैसे देखिए यहां पर आपको एक कोड दी जा रही है 142। 142 का मतलब हुआ कि वर्ग संख्या हो गया 14 और जो 2 यहां पर बच रहा है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आवर्त संख्या पता कर लीजिए। सिंपल सी बात है, एक कोड याद रखना है। 142 कुछ नहीं है, 14 जो होगा वो वर्ग संख्या हो जाएगा और 2 जो होगा आवर्त संख्या हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहां पर ऐसे भी होंगे जिनको आवर्त संख्या भी नहीं पता होगा, वर्ग संख्या भी नहीं पता होगा। तो यदि ऐसी समस्या है तो आप वह बात को भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, हम वो बात भी आपको पूरा क्लियर कर देंगे। प्रत्येक चीज जो है हम आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल मुंह पर याद होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ना है। और वो हम आपसे करवा लेंगे, आप करिए यानी हम करवा लेंगे आपसे, वो हम पर निर्भर करता है। देखिए यहां पर आप अगर थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं कि अगर आप वर्ग संख्या और आवर्त संख्या नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा आप याद रखिए। यहां पर पहला नंबर कि यहां पर जो वर्टिकल लाइन होता है, जिसको आप लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ये वर्ग संख्या को रिप्रेजेंट करता है।
आवर्त सारणी में। और जो इस प्रकार से लाइनिंग होता है, ये लाइनिंग जो होता है ये आवर्त संख्या को रिप्रेजेंट करता है। हमको सब लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। आप यहां पर हम आपको फिर से बता देते हैं, जो ऊर्ध्वाधर खंभे की तरह खड़ा है ये वर्ग संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आवर्त संख्या कहते हैं। यानी कि ये सारा वर्ग संख्या है, ये सब वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या, और ये क्या होगा तो आवर्त संख्या होगा। अब इसके बावजूद भी कुछ अब अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो बात जो है से आप कमेंट के ही माध्यम से बताएंगे, हम आपके सभी डिमांडों का पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अभी और आगे बढ़ते हैं कार्बन को लेकर के। कार्बन को और आगे लेकर के बढ़िए। आपको इतना पता चल गया कि कार्बन जो है यह पी ब्लॉक में आता है, अधातु है, और ये पता चला गया कि आवर्त सारणी में लोकेशन क्या है। अगर आपको याद है तो कमेंट से जल्दी बता दीजिए कि किस वर्ग में पड़ रहा है और किस आवर्त में पड़ रहा है। यहां पर जो है फिर अब देखिए कि परमाणु संख्या की बात यदि की जाए तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 6 होता है। यानी कि अगर इसका परमाणु संख्या 6 है, कहने का मतलब कि परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं, बताना जरा कमेंट के माध्यम से बताइए कि कार्बन को किस, ये कार्बन जो यहां पर परमाणु संख्या को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन कितना 6 को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो परमाणु संख्या को किस चीज से सूचित करेंगे हम बता देते हैं यहां पर एट प्रेजेंट कि परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। और यहां पर Z बराबर में 6 कहने का मतलब कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। आप यह बात भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सीखिए कि किसी भी परमाणु का जितना उसका परमाणु संख्या होता है वही उसका प्रोटॉन का संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है और न्यूट्रॉन का संख्या होता है। अब बात करेंगे प्रोटॉन की बारे में, इलेक्ट्रॉन की बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो घट बढ़ सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि कार्बन किस प्रकार का बंधन बनाने जा रहा है। और आप सभी आदमी जानते हैं कि कार्बन कभी भी आयनिक बंधन का निर्माण नहीं करेगा। जब भी करेगा सहसंयोजक यौगिक करेगा, कोवालेंट कंपाउंड बनाता है, कोवालेंट बॉन्ड से बनता है। अब और यदि बात करें तो अगर इसमें परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6 होगा, प्रोटॉन की भी संख्या 6 होगा और न्यूट्रॉन की संख्या 6, 7 और 8 हो जाता है। समझिए बात को। अब आप सोच रहे होंगे न्यूट्रॉन की संख्या 6, 7, 8 कैसे हो जाता है, जबकि सर ने बताया कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्यों बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन डाउट हो रहा होगा। अब देखिए यहां पर कि इलेक्ट्रॉन 6 पता चल गया, प्रोटॉन भी 6 पता चल गया, न्यूट्रॉन भी आपको पता चल गया। आप यदि इसके द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है, मान लेते कि इसका परमाणु संख्या 6 तो द्रव्यमान संख्या 12 होगा। अगर कार्बन का परमाणु संख्या 6 तो इसका द्रव्यमान संख्या 13 होगा। अगर कार्बन का परमाणु संख्या यहां पर जो है से 6 हो जाए तो द्रव्यमान संख्या यहां पर जो है से 14 होगा, 14 हो जाएगा। कारण क्या है वो हम आपको समझाते हैं। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, ये तो एकदम बेसिक बात है। द्रव्यमान संख्या का जो फॉर्मूला होगा, सूत्र जो होगा वो होता है कि यहां पर कि मास नंबर, जिसको आप हिंदी में द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो मास नंबर बराबर में फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो यहां पर आप देखें कि प्रोटॉन की संख्या 6 है तो यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या 6। फिर देखिए बुआ न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो पहले स्थिति में देखिए 6 है, तो यहां पर फिर 6 और 6 को जोड़ दीजिएगा, कितना बनेगा 12। सेम चीज यहां पहला स्टेज में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान कितना हुआ, 12 हुआ।
नेक्स्ट बात यदि अगर करते हैं तो आप यदि द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और आगे बात कीजिएगा तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या 6 है, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। और प्रोटॉन की संख्या यहां पर 6 रख दीजिए और न्यूट्रॉन की संख्या कितना रखेंगे? 7 रखेंगे, क्योंकि 6 हम एक बार रख चुके हैं। तो यहां पर आपको 7 रखना है, तो 7 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 13 होगा। और आगे बढ़िए, दूसरा अगर द्रव्यमान संख्या निकालिएगा तो चलिए यहां पर कार्बन की बात कर ले। परमाणु संख्या 6, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा? 6 ही होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 8 हो जाएगा। यानी कि यहां पर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन का संख्या 8, यानी कि कितना बना? 40। और इस प्रकार से जो है से कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 का निर्माण हुआ। यहां पर एक प्रकार का प्रश्न और भी राज हो सकता है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। आप ध्यान से देखिए, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन एराइज होगा कि भाई परमाणु संख्या तो कार्बन का हमेशा 6 ही हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग क्यों हो रहा है? तो इसका भी कंडीशन है, हम वह कंडीशन भी आपको बताते हैं। देखिए, आप जो है 3 चीज के बारे में सुने होंगे। ये थोड़ा सा आप लोग को लगता है कि हार्ड कंसेप्ट हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट होगा। वह 3 चीज में आता है, एक आता है समस्थानिक, एक आता है संभारिक और एक आता है समन्यूट्रॉनिक। याद कीजिए, कितने नाम बोले? 3। पहला नाम क्या है? समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में आइसोटोन्स बोला जाता है। दूसरा है संभारिक, जिसको इंग्लिश में आइसोबार्स बोला जाता है। और तीसरा नाम है समन्यूट्रॉनिक, जिसको आइसोटोन्स बोला जाता है। याद कर लीजिए बाबू, बहुत काम देने वाले हैं आगे। जो आप 12th करके आगे कोई भी चीज की तैयारी करने के लिए जाइएगा तो आपको ये सब चीज जो है से पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन सभी से राइज होता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। समस्थानिक आइसोटॉप्स हो गया, संभारिक आइसोबार्स हो गया और समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स हो गया। हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं तो वो बात भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, हम वो बात भी क्लियर कर देंगे आपको। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रत्येक स्थिति में कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12। यहां पर भी कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या हो गया 13। और यहां पर कार्बन का भी उसी प्रकार से यदि देख लीजिएगा तो परमाणु संख्या 6, यहां पर परमाणु द्रव्यमान 14 हो गया। अब ऐसी ही स्थिति को समस्थानिक कहा जाता है। काहे समस्थानिक कहेंगे भाई? तो सबका स्थान एक ही है, परमाणु संख्या समान होने के कारण। बात पर ध्यान दीजिए, परमाणु संख्या सबका कितना? 6 है, तो सबका स्थान तो एक ही है, लेकिन द्रव्यमान सबका अलग अलग हो गया, इसीलिए इसे समस्थानिक कहा जाता है। इंग्लिश में इसी चीज को आइसोटॉप्स कहा जाता है। आइसोटॉप्स, समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक। हम आपको संभारिक भी बताएंगे, समन्यूट्रॉनिक भी बताएंगे। यहां पर कार्बन पढ़ा रहे थे, एक टॉपिक आ गया, इसलिए हम आपको इस पर चर्चा कर दिए। विशेष कोई बात नहीं है, और भी जैसे हम डीपली चलेंगे तो आपको एक एक बात खोल करके रख दी जाएगी। अब इतना बात आप समझ लिए कि कार्बन के द्रव्यमान 12 हुए, कार्बन के द्रव्यमान 13 हो गए। यहां पर भी कार्बन के द्रव्यमान कितने हो गए? 14 हो गए। तो जरा आप सोचिए कि यह इसके द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के कारण क्या बन गया? समस्थानिक बन गया। अब आपको जो है से कार्बन से थोड़ा सा और कार्बन में लेकर के चलते हैं। कार्बन को केमिस्ट्री का बाहुबली कहा गया है, क्योंकि एक कार्बन मिलकर के जितने यौगिक का निर्माण कर चुका है उतने यौगिक 110 तत्व मिलकर के भी नहीं किए हैं आज तक, इसीलिए कार्बन को बाहुबली कहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कार्बन बंधन किस प्रकार से बनाता है और ऐसा क्या कारण है जो इतने सारे यौगिकों का निर्माण हो चुका है। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि ऐसा कौन सा रीजन है
जिसके वजह से कार्बन आज इस लेवल पर पहुंचा हुआ है, इसका एक अलग ही बना हुआ है स्टैंडर्ड। तो ऐसा कौन सा गुण कार्बन में पाया जा रहा है, ये बात को आपको बताना है। अगर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो यहां पर सीखिए, हम आपको बताते हैं। चलिए, क्या सिखाना है, किस प्रकार से यौगिक बनता है। देखिए, यहां पर कार्बन की यदि परमाणु संख्या के अगर बात करें तो बताइए कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 हुआ, तो इसका यदि आप बोर ब्यूरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 कॉमा में 4 होता है। कहने का मतलब कि कार्बन के जो अगर मान लेते हैं कि ये नाभिक है और ये इसका प्रथम कक्ष है, तो प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैंने इसको नाभिक माना तो यहां पर जो ये प्रथम कक्ष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये जो दूसरा कक्ष है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी हो जाता है कि क्या आप संयोजी इलेक्ट्रॉन जानते हैं, नहीं जानते हैं? आप संयोजी सेल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देख लीजिए बुआ, आप ध्यान से देखते चलिए, हर बात आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सुनना है बस। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? देखिए, ये नाभिक है, चलिए इधर देखिए, ये नाभिक है, ये नाभिक है और इसका ये प्रथम कक्ष है जिसमें कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरी नंबर बात है कि जो इसका दूसरा कक्ष होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कारण क्या है कि बोर ब्यूरी योजना, नाम याद रखिएगा बाबू, बोर ब्यूरी योजना के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर यह पता चलता है कि कार्बन के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4। इतने सारे कंसेप्ट है, हम अगर एक दिन में चाहे क्लियर करना तो हो ही नहीं सकता, बहुत सारे क्लास लगेंगे, इसके भी बहुत सारे कंसेप्ट है, 2n², हम ये बात भी आपको बताएंगे। अभी आप जान लीजिए कि इसका संयोजी शेल क्या होता है। तो किसी भी परमाणु का बाह्य कक्ष जो होता है, अगर ये परमाणु है कार्बन का और ये नाभिक है, इसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कक्ष की यदि बात कीजिएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 4। अब आप संयोजी सेल समझ लीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समझ लीजिए। संयोजी सेल का मतलब होता है या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कि सबसे बाह्य कक्ष में, यानी कि यहां पर यदि बात कीजिएगा तो ये इसका क्या होगा, बाहरी कक्ष होगा, और बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद कर लीजिए बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रहेगा। किसी भी परमाणु के सबसे जो बाहरी कक्ष होते हैं, उस बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। हम एक बार और रिपीट करते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्य कक्ष में, बाहरी कक्ष जो होता है आउटर सेल, इस आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद हुआ, बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब और भी बात यहां पर आता है कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो फिर संयोजी शेल क्या है, ये बात भी तो जानना है। संयोजी शेल किसको कहते हैं, तो जिस सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जिस सेल में या जिस बाह्य कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कक्ष को जो है संयोजी शेल कहा जाता है। यानी कि ये वाला जो सेल होगा ये कौन सा सेल कहलाएगा,
संयोजी सेल कहलाएगा, संयोजी सेल कहलाएगा। इसको इंग्लिश में वैलेंस सेल कहा जाता है, वैलेंस सेल कहा जाता है। अब आगे बढ़िए तो कार्बन क्या हुआ कि कार्बन जो है से इस प्रकार से इसका परमाणु वैलेंस सेल कितना हो गया 4। तो कार्बन आपस में बात किया कि चलो भाई हम क्या कर लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं, लॉस कर देते 4 इलेक्ट्रॉन को। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो हमारा पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये हीलियम के जैसे उत्कृष्ट गैस प्राप्त कर लेगा। लेकिन बात तो यहां पर यह भी है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ तो देगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कौन। दूसरी नंबर बात, तो यदि दूसरा अगर कार्बन इसको समझाया कि चलो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो लेना कौन, तो बोला कोई नहीं लेगा, तो एक काम करते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो वो दूसरे कार्बन परमाणु फिर इस कार्बन परमाणु को समझाया कि यदि तू 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कोई लेने वाला नहीं है, तो तुमको 4 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला भी नहीं है। तब इस कार्बन का दिमाग खुला कि चलो भैया क्या कर लेते हैं, मांडोली कर लेते हैं। मांडोली करने का मतलब हुआ साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी कर लेंगे तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर जितना हमारा अधिकार रहेगा उतना ही अधिकार अन्य कार्बन परमाणु का भी रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होने पर जो है सो सह संयोजक बंधन बनता है और सह संयोजक यौगिक का निर्माण होता है। तो अभी जो है से हम लोग इस बात को बता दिए कि जो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी शेल कहते हैं। पर कार्बन का परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6। उसके बाद कि इसमें और भी बात बताएं कि ये अधातु के अंतर्गत आते हैं। यह पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में आते हैं हम बता चुके हैं, आपको जरा बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर आपको ये बात भी पता चल गया कि ये कौन सा है, कौन सा बंधन बनाता है, तो सह संयोजक बंधन बनाता है, सह संयोजक बंधन। एक टॉपिक और हम आपको यहां पर चर्चा करेंगे जिसको कहा जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या कहेंगे, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसे बोला जाता है विटल फोर्स थ्योरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विटल फोर्स थ्योरी, और हिंदी में क्या बोलते हैं तो जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। देखिए आप अगर जानते हैं तो ये बात आप भी बता सकते हैं कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया, पता है? कोई बात नहीं है, सीखिए। हम एक तरह से आपके साथ प्रॉमिस ही कर रहे हैं कि हम केमिस्ट्री सिखा के ही रहेंगे 110%। तो यहां पर जो है बात करते हैं किसका, जीवन शक्ति सिद्धांत का। तो बर्जेलियस एक वैज्ञानिक था, बर्जेलियस साहब, इन्होंने 1815 में अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि यदि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब जो कार्बन से यौगिक बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण सिर्फ सजीव स्रोतों में, सजीव मतलब लिविंग थिंग, सिर्फ सजीव स्रोतों से अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा किया जाता है। अदृश्य जीवन शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते, प्रयोगशाला में बनाना इसका संभव नहीं है, प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। किसने बता दिया, तो बर्जेलियस ने। इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ सजीव स्रोतों से अदृश्य जीवन शक्ति के माध्यम से हो सकता है, प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, लेबोरेटरी में हम इस चीज को नहीं बना सकते। तो उन्होंने 1815 में ये कंसेप्ट दे दिया और इस कंसेप्ट का नाम रख दिए जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, विटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। नाम याद कर लीजिएगा बाबू। अब बात आता है कि इन्होंने तो दे दिया थ्योरी, तो इन बर्जेलियस साहब से ही एक स्टूडेंट पढ़े थे, वह भी रसायन शास्त्री थे, उनका भी केमिस्ट्री में बहुत योगदान है, ओहलर।
वहलर 1828 में, यानी कि 1815 में बर्जेलियस साहब बताएं और 1828 में इनका ही स्टूडेंट ओहलर आया और बोला कि गुरुजी आप पूरा गलत बता रहे हैं। बोला कैसे गलत बता रहे हैं? तो आप कहते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता। बोला सच कह रहे हैं, नहीं हो सकता है। तो कहा हम प्रूफ करके बता देंगे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, प्रूफ करके बताइए। तो ओहलर साहब ने क्या किया, 1828 में प्रयोगशाला में गए और अमोनियम साइनेट को लिया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला NH4CNO होता है, अमोनियम साइनेट। आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा तो आप जस्ट इक्वेशन के तौर पर रखें। अभी इस बात को हम और भी डिफाइन करेंगे। अमोनियम साइनेट को लेकर के जब गर्म किया उन्होंने तो ये टूट गया NH2 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2 में टूट गया, जो कि यूरिया है। इसको हम लोग यूरिया कहते हैं। और यूरिया जो होता है वह मानव के शरीर में, दैट मीन्स मानव मूत्र में 2% पाया जाता है। यूरिया का परसेंटेज 2% है। याद कर लीजिए बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2% है। सेम उसी प्रकार से यहां पर यूरिया का निर्माण हुआ। तो यूरिया तो प्रयोगशाला में भी बन गया और सजीव शरीर में भी है, सजीव वस्तुओं में भी आ रहा है। तो इनका जो जीवन शक्ति का सिद्धांत था ये यहीं पर फ्लॉप कर गया। आगे चल करके और भी वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है कोलबे। 1842 में उन्होंने भी आया और कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया और बोला कि जो बर्जेलियस साहब ने सिद्धांत दिया था यह सिद्धांत पूरी तरह से गलत साबित हो गया। तो तब जाकर के ये धारणा का समाप्त हुआ और आज जो है सो पूरे चीज जो है कार्बन से बना हुआ है। आप थोड़ी सी आपको हम समझाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें भी कार्बन है। दूसरी नंबर बात कि यदि हम ग्लूकोज पीते हैं तो उसमें भी कार्बन है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। तो सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक जो भी बात कहिए, हम जितने भी वस्तु का प्रयोग करते हैं सब चीज कार्बन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक चीज कार्बन से मिलकर बना है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि कार्बन को पृथ्वी पर से हटा दिया जाए, कार्बन के यौगिकों को पृथ्वी पर से हटा दिया जाए, तो क्या यह लाइफ पॉसिबल हो सकेगा? इम्पॉसिबल है, असंभव। कार्बन के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। अगर कार्बन और उसके यौगिक को पृथ्वी पर से हटा दीजिएगा तो ये चंद्रमा की तरह जीवनहीन हो जाएगा, पृथ्वी लाइफ हो ही नहीं सकता। आपको जितना बात बताया गया है आप इस वीडियो को दोबारा रिव्यू करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बात। फिर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट समझ में आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। और आगे आपको यह भी बताना है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री का डाउट क्लियर करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक का। हम उसी के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर करते चलेंगे। बाद बाकी जो प्रश्न होंगे वो आप कमेंट के जरिए से भेजिए, हम आपको उस कमेंट क्वेश्चन का भी आंसर आपको निश्चित रूप से देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, तो अभी आप लोग केमिस्ट्री क्लास को देख रहे थे और आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी। और एक चीज़ और आपको बताना है कि ये क्लास आप लाइव देखना यदि चाह रहे हैं तो आपको लाइव भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि आप वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और उसका टाइमिंग क्या होगा। जैसे यदि आप लाइव पढ़ना चाह रहे थे तो एक बार टाइमिंग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे कोशिश करेंगे कि सर अपने टाइमिंग से ही आपको क्लास लेंगे, जो इनका टाइमिंग हो उसी टाइमिंग से क्लास लेंगे। एक बार कमेंट करके देखिएगा, हो सकता है कि आपका टाइमिंग और इनका टाइमिंग मैच कर जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। और यदि वीडियो बेहतर लगा हो आपको तो जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।